हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। चाहे वो जीएनएम वाले हो, चाहे वो बीएससी वाले हो, चाहे वो फार्मेसी वाले हो, या मेडिकल में भी कई जगह एनाटॉमी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अपन क्या आज स्टार्ट कर रहे हैं, एनाटॉमी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दो सब्जेक्ट्स आपके नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आते हैं, जिसमें से कि एनाटॉमी जो है वो सेपरेट एक अपना अलग उसका पोर्शन है, इसमें कि 40 नंबर के क्वेश्चंस एनाटॉमी में से आते हैं और 40 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं फिजियोलॉजी में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एनाटॉमी के कुछ बेसिक्स के बारे में कि एनाटॉमी है क्या और एनाटॉमी किस वर्ड से मिलकर बनी है। एनाटॉमी जो है बेसिकली स्टूडेंट्स वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है एना और दूसरा हो जाएगा टॉमी। ठीक है, तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि एना का जो मीनिंग्स है, एना का मीनिंग्स होता है अप और टॉमी का मीनिंग्स होता है कटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के किसी पार्ट्स को बाहर निकालकर उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना ही एनाटॉमी है। बॉडी के किसी ऑर्गन को या किसी पार्ट्स को बाहर निकालकर उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उसकी बनावट की स्टडी करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी। सपोज दैट लीवर है, तो लीवर को अगर अपन उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बनावट के बारे में उसको अध्ययन करेंगे, उसकी बनावट के बारे में अगर अपन उसकी जानकारी लेंगे तो वो क्या कहलाएगी, एनाटॉमी। और लीवर काम क्या करता है वो अगर अपन पढ़ाई करेंगे तो वो हो जाएगी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी के फादर ऑफ एनाटॉमी जिन्हें हम बोलते हैं, फादर ऑफ एनाटॉमी, फादर ऑफ एनाटॉमी हम जिन्हें बोलते हैं उनका नाम है एंड्रयूस वेसेलिस। एंड्रयूस वेसेलियस, फादर ऑफ एनाटॉमी। की एनाटॉमी के जनक कौन है, तो अगर इसमें आप पूछेंगे तो आपको बताना है एंड्रयूस वेसेलियस। उसके अलावा अगर अपन बोलेंगे सबसे पहले एनाटॉमी वर्ड किन्होंने यूज किया था, किन्होंने बोला था सबसे पहले, तो फर्स्ट यूज ऑफ एनाटॉमी वर्ड किसके द्वारा है, एरिस्टोटल, मतलब अरस्तु के द्वारा। तो फादर ऑफ एनाटॉमी तो कौन बोला जाएगा, एंड्रयूस वेसेलिस। और फर्स्ट यूज ऑफ एनाटॉमी वर्ड, एनाटॉमी वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया वो अपन बोलेंगे एरिस्टोटल, मतलब कि अरस्तु। ये दोनों साइंटिस्ट, आपको इनका नाम भी याद रखना है। उसके बाद अगर अपन एनाटॉमी आगे डिस्कशन करेंगे तो क्या करेंगे, डेफिनेशन, कि एनाटॉमी की डेफिनेशन होती क्या है। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन में क्या होगी, जैसे कि मान लीजिए कोई बरगद का पेड़ है, तो आपकी जो मेडिकल साइंस है, जो आपकी टोटल मेडिकल साइंस है, वो आप सपोज दैट कर लीजिए वो एक बरगद का पेड़ है, उसके छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अपने नर्सिंग में, मेडिकल में, वो सब क्या है, उस मेडिकल की छोटी छोटी शाखाएं हैं। तो उसी में से एक शाखा क्या है, एनाटॉमी। अब इसको अपने को सिर्फ इंग्लिश के अंदर लिखना है एग्जाम के अंदर। वो कैसे लिखेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, या फिर क्या लिख सकते हैं अपन, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तीनों लाइन यूज में ले सकते हैं, ये तीनों लाइन नंबर स्टार्टिंग यूज में ले सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, लेकिन इसके अंदर करते क्या है, इन विच, इसके आगे अपन जोड़ेंगे इन विच, इसके अंदर अपन आगे स्टडी क्या करेंगे, इन विच वी आर स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स। स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स है उनकी बनावट के बारे में। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बनावट या फिर संरचना, उनकी संरचना के बारे में स्टडी करेंगे किसके अंदर, एनाटॉमी के अंदर। या फिर दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं, एंड रिलेशंस ऑफ वन ऑर्गन टू another
ऑर्गन, उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा क्या स्टडी करेंगे कि उसका एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ क्या रिलेशंस है, क्या संबंध है। जैसे कि सपोज दैट अपने एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ पे लीवर पाया जाता है, तो लीवर के ऊपर क्या है, लीवर के नीचे क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, ये सारी स्टडी किसके अंदर आ जाएगी, एनाटॉमी के अंदर। उसके अलावा स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ते हैं अपन कि उसका वेट कितना है, उसकी साइज क्या है, उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, दिखने में कैसा है, कलर कैसा है, कौन सी जगह पर पाया जा रहा है, कितना वजन है, ये सब अपन किसमें पढ़ेंगे, एनाटॉमी के अंदर। किसी भी ऑर्गन का, चाहे वो आई हो, ईयर हो, नोज हो, टंग हो, इंटेस्टाइन हो, एब्डोमेन हो, लीवर हो, पेनक्रियाज हो, स्टोमक हो, जितने भी सारे ऑर्गन्स है, ब्लैडर हो, जितने भी सारे ऑर्गन्स है, वो सारे अपन किसमें स्टडी करते हैं, एनाटॉमी के अंदर। उनकी स्ट्रक्चर, सिर्फ उनकी बनावट, वो बने हुए कैसे हैं, कलर कैसा है, वेट कैसा है, कहाँ पर पाए जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या है, उनके नीचे क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन एनाटॉमी में पढ़ते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि लंग्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि लंग्स का डायग्राम बना के लंग्स के बारे में लिख देते हैं और फंक्शंस लिख देते हैं लंग्स के। फंक्शंस एनाटॉमी में नहीं लिखने हैं, फंक्शंस सारे के सारे फिजियोलॉजी के पार्ट में आ जाते हैं। फिजियोलॉजी का पेपर नर्सिंग में अलग से होता है, 40 नंबर की एनाटॉमी आती है, 40 नंबर की फिजियोलॉजी आती है। तो एनाटॉमी के अंदर अपने को सिर्फ स्ट्रक्चर्स के बारे में ही लिखना है, उसका डायग्राम बना दीजिए और बता दीजिए कि उसमें उसका कलर कैसा है, वेट कैसा है, साइज क्या है और कहाँ पर पाया जा रहा है, उसके दाएं बाएं जो ऑर्गन्स है उनका उससे रिलेशंस कैसा है। तो सिर्फ एनाटॉमी में अपने को यही स्टडी करनी है। अब अपन नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर अपन जो नेक्स्ट स्टडी अपने को करनी है वो अपना रहेगा ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। पहले अपने को बताया क्या था, पहले ये बताया था कि एनाटॉमी मेडिकल साइंस की ब्रांच है, लेकिन अब एनाटॉमी के अंदर भी सेवरल ब्रांचेज है। बहुत सारी ऐसी स्टडी एनाटॉमी के अंदर भी करेंगे जो कि बटी हुई है अलग अलग भागों के अंदर, अलग अलग सेगमेंट के अंदर बटी हुई है। उसी सेगमेंट्स में सबसे पहले जो अपना आता है वो आता है एम्ब्रियोलॉजी। क्या आता है फ्रेंड, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एम्ब्रियोलॉजी, लॉजी जहां पर वर्ड यूज में हो जाता है उसका मतलब होता है स्टडी, और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो वर्ड का मतलब होता है भ्रूण। क्या होता है, भ्रूण। मतलब जो बच्चा अभी मदर के एब्डोमेन में है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो या फिर भ्रूण। और लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बेबी मदर के एब्डोमेन में है उसके बारे में अपने को स्टडी करना, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना क्या हो जाएगी, एम्ब्रियोलॉजी। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन टू 8 वीक्स। जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद जब तक वो बेबी 2 महीने का बनता है, 8 वीक्स का मतलब हो गया 2 मंथ्स का, जब तक वो 2 मंथ का बनता है उसकी स्टडी को अपन क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद दूसरा आपका आता है साइटोलॉजी। दूसरा क्या आता है फ्रेंड, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में अपन क्या करते हैं, साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, और लॉजी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो साइटो का मतलब सेल हो गया, इसका मतलब सेल के बारे में अपने को अध्ययन करना है किसके अंदर, साइटोलॉजी के अंदर। साइटोलॉजी क्या हो गई, एनाटॉमी की एक ब्रांच हो गई, ठीक है। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ कंप्लीट सेल। सेल का मतलब क्या होगा, कोशिका, जिसे हम बोलते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से। ये सेल अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो साइटोलॉजी में अपन क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ कंप्लीट सेल। तो साइटोलॉजी भी क्या हो गई, एनाटॉमी की एक ब्रांच हो गई। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, ग्रॉस एनाटॉमी। नेक्स्ट जो ब्रांच है आपकी इसके अंदर वो कौन सी ब्रांच है, ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब होता है कि डायरेक्ट आंखों से किसी चीज को देखना। ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट आंखों से किसी चीज को देखना। और एनाटॉमी का मतलब अपने को पता ही है कि स्ट्रक्चर की स्टडी करना। तो ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया कि विदाउट माइक्रोस्कोप, विदाउट माइक्रोस्कोप
स्टडी, मतलब हम किसी माइक्रोस्कोप का यूज नहीं कर रहे हैं किसी स्ट्रक्चर को देखने के लिए, सीधा आंखों से ही अगर उसको हम देख रहे हैं तो वो स्टडी क्या हो जाएगी, ग्रॉस एनाटॉमी हो जाएगी। किसी आंखों से देख के ही पता लगाना किसी चीज के बारे में, किसी ऑर्गन के बारे में, उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो वो अपने किस में आ जाएगी, ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो है वो है आपका हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी एनाटॉमी की, नेक्स्ट जो ब्रांच है एनाटॉमी उसका नाम है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, हिस्ट जो वर्ड है HIST, हिस्ट जो वर्ड है ये अपन यूज लेते हैं टिश्यू के लिए। किसके लिए यूज लेते हैं, टिश्यू के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि लॉजी का मतलब स्टडी और हिस्ट का मतलब हो गया टिश्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि टिश्यू की स्टडी को अपन ने क्या बोल दिया, हिस्टोलॉजी। तो इसमें अपन लिख सकते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में पढ़ना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, वो किस में आ जाएगा, हिस्टोलॉजी के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना रहता है वो क्या रहता है, रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में पढ़ना, बॉडी के किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में पढ़ना। ये हेड रीजन हो गया, ये नेक रीजन हो गया, ये ट्रंक रीजन हो गया, ये एब्डोमेन हो गया। तो किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में पढ़ना वो आपका आ जाता है पर्टिकुलर रीजन स्टडी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रीजनल एनाटॉमी। इसके आगे नेक्स्ट की जो ब्रांचेज हैं, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज है एनाटॉमी के अंदर जो कि आपको पूरे एनाटॉमी के सिलेबस के अंदर पढ़नी पड़ती है। नेक्स्ट जो आपकी ब्रांच रहती है वो रहती है आपकी रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को एक्सरे के द्वारा पता करना, किसी स्ट्रक्चर का एक्सरे के द्वारा पता करना। तो इसमें अपन क्या बोलेंगे, स्टडी बाय एक्सरे। स्टडी बाय एक्सरे, एक्सरे मशीन के द्वारा। रेडियो का मतलब क्या हो गया, रेडियो किरणें। जो रेडियो किरणें जो शरीर पर डाली जाती है उसके बाद जो उसका डायग्राम निकल के आता है, उसके बाद जो चित्र निकल कर आता है, उस चित्र की स्टडी करना क्या बोलेंगे, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। जैसे एक्सरे कराते हैं ना अपन, चेस्ट का एक्सरे कराते हैं, या किसी फ्रैक्चर जब हो जाता है बॉडी के किसी पार्ट में तो उसका एक्सरे कराते हैं, तो उस एक्सरे की स्टडी को अपन क्या बोलेंगे, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी के बाद जो आपके जो नेक्स्ट ब्रांच आती है वो आपकी आती है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी मतलब पैथोलॉजी जो है सेकंड ईयर नर्सिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसकी अब अलग से क्लासेस चल रही है। तो पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई डिजीज जो है किसी ऑर्गन के लग गई है, कोई भी शरीर का ऐसा ऑर्गन है, कोई भी ऐसा पार्ट है जहां पर कोई डिजीज लग गई है, तो डिजीज लगने के बाद उस पार्ट की स्टडी करना, उसको अपन बोलते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर अफेक्टेड बाय ए डिजीज। स्ट्रक्चर अफेक्टेड बाय ए डिजीज, कोई जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का जो पार्ट्स है वो किसी बीमारी से ग्रसित हो चुका है, उसमें कोई रोग लग चुका है, उसके बाद जब अपन उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाएगी पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के बाद में जो नेक्स्ट जो ब्रांच है उसको अपन बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, सरफेस एनाटॉमी का मतलब यह हो गया कि किसी भी बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी करना जो कि स्किन की सरफेस से रिलेट कर रही है। कहां से रिलेट कर रही है, स्किन की सरफेस से। मतलब स्किन की जो सरफेस है उससे उसका जो रिलेशंस है उसके बारे में पढ़ना, वो अपनी किस में आ जाती है, सरफेस एनाटॉमी के अंदर। सरफेस एनाटॉमी के बाद में जो नेक्स्ट जो आपके एनाटॉमी की ब्रांच है वो है क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में जो बेसिकली अपन स्टडी करते हैं वो क्या स्टडी करते हैं कि एनाटॉमी जो कि मेडिकल और सर्जिकल प्रोसेस के दौरान जो स्ट्रक्चर का पता चलता है उसको अपन कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। जो कि प्रोसेस किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर, लैब के अंदर, तो उस समय जो स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है उसको अपन बोलते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी, यानी कि ड्यूरिंग द सर्जरी।
ड्यूरिंग द सर्जरी और मेडिकल प्रोसेस। इस समय अपन जो स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है क्लिनिकल एनाटॉमी। इसके बाद में लास्ट जो है आपका आता है वो आता है जेनेटिक एनाटॉमी। जेनेटिक एनाटॉमी। जेनेटिक एनाटॉमी का मतलब ये हो गया कि जो इंफॉर्मेशन, जैसे कि जो क्रोमोसोम्स है, जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मेल फीमेल के अंदर, उस क्रोमोसोम्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसकी स्टडी करना, उसको अपन कहते हैं जेनेटिक एनाटॉमी। क्रोमोसोमल स्टडी। क्रोमोसोम्स के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो जेनेटिक मटेरियल्स है, उनकी स्टडी करना, इसको अपन बोलते हैं जेनेटिक एनाटॉमी। इसके बाद में जो आपका आता है वो आता है एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी में क्या स्टडी की जाती है? एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी में स्टडी की जाती है जो फैक्टर्स हैं जो कि उस स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके बारे में स्टडी करना। क्या स्टडी करना? फैक्टर्स which are influence the structure। जो स्ट्रक्चर को फैक्टर्स हैं, जो बाहरी जो फैक्टर्स हैं या चाहे आंतरिक जो फैक्टर्स हैं, वो अगर किसी स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। तो ये सारी जितनी भी अपने पढ़ी, ये सारी क्या एनाटॉमी की ब्रांचेज है। तो एनाटॉमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा फास्ट बताया है सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और अपने को बहुत जल्दी से सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें, जनरली इनमें से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, लेकिन बेसिक्स अपने को थोड़ा पता रहेगा तो किसी भी क्वेश्चंस का अपन आंसर लिखते वक्त हेजिटेट नहीं होंगे। बेसिक्स पता रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद अपन बात करेंगे ब्रांचेज अपना हो गया, ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी अपना हो गया। ब्रांचेज के बाद अपन बात करेंगे लेवल्स ऑफ एनाटॉमी या फिर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से लेवल्स है जिसके की बात की ह्यूमन बॉडी बनती है? तो सबसे पहला जो आपका लेवल आता है उसको अपन बोलते हैं एटम। एटम लेवल। अब आप लोग सोचेंगे कि एटम्स क्या है? एटम्स क्या है? ये सारे जो भी अपनी गैसेज चल रही है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एटम्स है। ये सबसे छोटी इकाई क्या है? एटम्स। और बहुत सारे एटम जब इकट्ठा हो जाएंगे, जैसे कि H2+O, H के 2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो गया, तो इन्होंने क्या बना दिया? H2O। तो ये H2O क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। तो ये लेवल हो गया सेकंड। पहला लेवल क्या था? एटम्स लेवल। तो एटम्स 2 या 2 से अधिक एटम्स अगर मिल जाते हैं, एटम्स का गुच्छा बन जाता है, तो वो बन जाता है मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, सपोज H2O प्लस H2O प्लस H2O, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का जब गुच्छा बन जाएगा तो ये आपके क्या बना देगा? सेल। सेल लेवल बना देगा। उसको अपन क्या बोलेंगे? सेल। 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर क्या बना देंगे? सेल, जिसको अपन बोलते हैं कोशिका। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, किसको बोलेंगे? सेल को बोलेंगे। इसके बाद सेल के बाद जो 4th लेवल बनता है, सेल्स इकट्ठे होकर क्या बनाती है? टिश्यू। सेल्स इकट्ठे होकर क्या बनाएगी? टिश्यू बनाए, जिसको अपन बोलते हैं ऊतक। बहुत सारी कोशिकाएं होगी, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ये इस तरह से इकट्ठी हुई, इस तरह से इकट्ठी हुई, ठीक है। ये कोशिकाओं का गुच्छा बन गया। तो ये जो कोशिकाओं का गुच्छा बना है पूरा, इसको अपन बोल देंगे टिश्यू। क्या बोल देंगे? टिश्यू। इसी प्रकार से टिश्यू फिर आगे इकट्ठे होकर क्या बना देंगे? ऑर्गन। और ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन मिलके क्या बना देते हैं? सिस्टम। और सिस्टम मिलके क्या बना देते हैं? ह्यूमन
बॉडी। आ रहा है समझ में? स्टार्ट कहाँ से हुआ? एटम लेवल से, छोटे 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 एटम्स मिले, एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बन गया, मॉलिक्यूल्स के फिर गुच्छे बन गए आपस में, उन्होंने क्या बना दिया? सेल बना दिया। सेल क्या हो गया? एक छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होगी। सेल के गुच्छे मिले आपस में जो कि सेम थे, बिल्कुल काम करने में भी सेम थे और उनके स्ट्रक्चर भी सेम थे। आपस में मिलकर उन्होंने क्या बना दिया? टिश्यू बना दिया, उत्तक बना दिया। जिस तरीके से इसे बहुत सारी सेल्स मिल गई, ठीक है, और ये बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना दिया? टिश्यू बना दिया। और इसी प्रकार से बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल गए, ये टिश्यूज आपस में मिल गए, तो इन्होंने मिलकर क्या बना दिया? ऑर्गन। बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं ना, किससे मिलकर बने? टिश्यूज से मिलकर बने। और जैसे सारे ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी में अलग है, कार्डियोवैस्कुलर में अलग है, तो सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स है, जैसे इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, लीवर है, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में जो ऑर्गन्स है, लंग्स है, एल्वुलाई, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर में जो सिस्टम है, ब्लड वेसल्स है और हार्ट है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बना रहे हैं। नर्वस सिस्टम में जो ऑर्गन्स है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम बन गए बॉडी में, और सिस्टम जब इकट्ठे हो गए सारे बॉडी में, तो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी कंप्लीट हो गई। तो ये सारे लेवल्स पाए जाते हैं आपके एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये अभी स्टार्टिंग अपन ने की है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बेसिक्स से। अब अपन धीरे धीरे अपने को जो बेस जो अपने को लेके चलना है, अपने को ना एटम लेवल पढ़ना है ना मॉलिक्यूल लेवल पढ़ना है, अपने को पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करनी है? सेल से, ठीक है। तो अगर सेल के जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो एनाटॉमी में आ जाएगी, सेल के फंक्शंस पढ़ेंगे वो फिजियोलॉजी का पार्ट हो गया। टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनाटॉमी में आ जाएगा। टिश्यू के फंक्शंस पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में आ जाएगा। ऑर्गन पढ़ेंगे, इसके बाद अपन ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है उनकी बनावट पढ़ेंगे, वजन कितना है, वेट कितना है, या फिर दिखने में कैसा है, कलर कैसा है, आगे पीछे कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये सारे एनाटॉमी में आ जाएंगे। और वो काम क्या करते हैं, ये सारे फिजियोलॉजी में आ जाएंगे। सिस्टम्स अपन पढ़ेंगे और उसके बाद पूरी ह्यूमन बॉडी इससे डेवलप हो जाती है। तो ये जो मेन जो 4 चीज़ें हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम, इसी के ऊपर आपकी पूरी की पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। तो एनाटॉमी का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेल पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के हिसाब से। और अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ये सिर्फ बेसिक्स है, एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। मैक्सिमम यही पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एनाटॉमी, या फिर डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। इसके अलावा इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बेसिक्स अपने को पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शंस ऑफ सेल। थैंक यू वेरी मच।